नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लेकर के आया हूं, जिनमें आज आपके सामने रोगों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो पिछले पेपर में रिपीट भी हुए हैं, 2017 में भी अनेकों बार पूछे गए हैं और इस बार आने की भी प्रबल संभावना है। पेश करता हूं आपके सामने वो 50 प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है? कौन सा रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है? सबसे पहला ऑप्शन इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन 2 खसरा, ऑप्शन 3 कर्णमूल शोथ या गलसुआ और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलने वाला रोग, तो देखिए इन्फ्लुएंजा भी श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है, खसरा भी श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है, कर्णमूल शोथ या गलसुआ भी फैलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है। राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन 1 निगरानी तंत्र स्थापित करना, ऑप्शन 2 टीबी का उचित निदान या पहचान एवं केस प्रबंधन सुनिश्चित करना, ऑप्शन 3 टीबी संचरण की गति वृद्धि को घटाना और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निगरानी तंत्र स्थापित करना भी है, टीबी की उचित निदान या पहचान और केस प्रबंधन सुनिश्चित करना भी है, टीबी संचरण की गति वृद्धि को घटाना भी इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। मलेरिया से संबंधित प्रश्न कई बार पूछा गया है और अभी भी आपसे पूछा ही जाएगा, मेरा मानना है। मलेरिया नामक रोग खाली स्थान को प्रभावित करता है। मलेरिया नामक रोग किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन 1 हृदय, ऑप्शन 2 वृक्कों या गुर्दों, ऑप्शन 3 प्लीहा और ऑप्शन 4 फेफड़ों। मलेरिया नामक रोग खाली स्थान को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है मलेरिया नामक रोग? तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, इसको दिमाग में छाप लेना। मलेरिया नामक रोग प्लीहा को प्रभावित करता है, ऑप्शन 3 आपका सही होगा। चौथा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग कौन सा नहीं है, यहाँ विशेष ध्यान देना, नहीं पूछ रहे हैं। ऑप्शन 1 हिस्टीरिया, ऑप्शन 2 खसरा, ऑप्शन 3 इन्फ्लुएंजा और ऑप्शन 4 टाइफाइड। तो इनमें से संक्रामक रोग कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा कि हिस्टीरिया एक संक्रामक रोग नहीं है। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, संचरण रोग कौन सा है, कौन सा नहीं है, संक्रामक रोग कौन सा है, संक्रामक रोग कौन सा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, घेंघा या गोइटर किससे संबंधित है? घेंघा या गोइटर किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 अवटु या थायराइड ग्रंथि से, ऑप्शन 2 थाइमस ग्रंथि से, ऑप्शन 3 पीयूष ग्रंथि से और ऑप्शन 4 परावटु पैराथायराइड ग्रंथि से। घेंघा या गोइटर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि अवटु या थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा प्रश्न था, थोड़ा जल्दी बढ़ेंगे। काली खांसी के लक्षण क्या हैं? अच्छा प्रश्न है, आने की संभावना। काली खांसी के लक्षण क्या हैं? ऑप्शन 1 भूख बढ़ना, ऑप्शन 2 कब्ज, ऑप्शन 3 खांसी, छींकें और बहती नाक और ऑप्शन 4 वजन बढ़ना।
काली खांसी के लक्षण क्या हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि खांसी, छींकें और बहती नाक काली खांसी के लक्षण हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। खांसी, छींकें या फिर बहती नाक, ये सभी के सभी काली खांसी के लक्षण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका या वैक्सीन अनुशंसित है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका या वैक्सीन अनुशंसित है? ऑप्शन 1 बीसीजी, ऑप्शन 2 रोटा वायरस वैक्सीन, ऑप्शन 3 टेटनस टॉक्सॉई और ऑप्शन 4 मीजल्स या खसरे का वैक्सीन। तो गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका या वैक्सीन अनुशंसित है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, टेटनस टॉक्सॉइड। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन एक मच्छर वाहित रोग नहीं है? मच्छर वाहित रोग कौन सा नहीं है इनमें से? बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन 1 फाइलेरियासिस, ऑप्शन 2 डेंगू ज्वर, ऑप्शन 3 नींद की बीमारी और ऑप्शन 4 मलेरिया। इनमें से कौन एक मच्छर वाहित रोग नहीं है? बोलिए। तो देखिए फाइलेरियासिस मच्छर वाहित रोग है, डेंगू ज्वर मच्छर वाहित रोग है, नींद की बीमारी कोई मच्छर वाहित रोग नहीं है और मलेरिया एक मच्छर वाहित रोग है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा कि जो मच्छर वाहित रोग नहीं है वो है नींद की बीमारी। 9वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण से होता है? जीवाणु संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? बोलिए। जीवाणु संक्रमण से होने वाला रोग, ऑप्शन 1 टेटनस, रेबीज, मलेरिया या फिर कर्क रोग जिसे कैंसर कहते हैं। तो रोग जीवाणु से संक्रमण से संबंधित है वो है आपका टेटनस। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि टेटनस एक ऐसा रोग है जो जीवाणु संक्रमण से संबंधित होता है। 10वां प्रश्न देखते हैं। चंद्रमुख का लक्षण क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। चंद्रमुख का लक्षण, वानर मुख का लक्षण। तो चंद्रमुख का लक्षण क्या है? ऑप्शन 1 बीएडी, ऑप्शन 2 क्वासरकोर, ऑप्शन 3 मेरास्मस और ऑप्शन 4 पीईएम। चंद्रमुख का लक्षण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, क्वासरकोर। बहुत अच्छा प्रश्न। चंद्रमुख का लक्षण है क्वासरकोर। 11वां प्रश्न है, तानिकासोथ या मस्तिष्कावरण शोथ मेनिंजाइटिस किसके कारण होता है? बहुत अच्छा प्रश्न। तानिकासोथ या मस्तिष्कावरण शोथ मेनिंजाइटिस कहते हैं, वो किसके कारण से होता है? ऑप्शन 1 साल्मोनेला के कारण से, ऑप्शन 2 कवक के कारण से, ऑप्शन 3 मेनिन विषाणु के कारण से और ऑप्शन 4 मेनिन जोकोकस के कारण से। तानिकासोथ या मस्तिष्कावरण शोथ किसके कारण से होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, मेनिनजोकोकस के कारण से। तानिकासोथ या मस्तिष्कावरण शोथ जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं वह मेनिनजोकोकस के कारण से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में इनमें से क्या घट जाता है? अच्छा प्रश्न है, एक आध दो बार पूछा भी गया है। डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में इनमें से क्या घट जाता है? ऑप्शन 1 आरबीसी, ऑप्शन 2 शक्कर, 3 पट्टिकाणु या प्लेटलेट और 4 हीमोग्लोबिन। डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में इनमें से क्या घट जाता है? तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, पट्टिकाणु या प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है। 13वां प्रश्न, इनमें से कौन एक जीवाणुजन्य रोग नहीं है? देखिए एक प्रश्न पूछा था पहले कि जीवाणुजन्य रोग कौन सा है, यहाँ कह रहे हैं जीवाणुजन्य रोग कौन सा नहीं है? डिप्थीरिया, एड्स, काली खांसी या फिर हैजा। तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, एड्स।
एड्स एक जीवाणुजन्य रोग नहीं है। 14वां प्रश्न देखते हैं। इन्फ्लुएंजा की रोगोद्भवन अवधि इनक्यूबेशन पीरियड की होती है। इन्फ्लुएंजा की रोगोद्भवन अवधि कितने समय की होती है? 9 से 15 दिन की, 4 से 9 दिन की, 1 से 7 दिन की और 1 से 2 दिन की। इन्फ्लुएंजा की रोगोद्भवन अवधि कितने समय की होती है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि 1 से 7 दिन की। इन्फ्लुएंजा की रोगोद्भवन जो अवधि होती है वो 1 से 7 दिन की होती है। बहुत अच्छा प्रश्न। ट्यूबरकुलोसिस या टीबी एक संक्रामक रोग है। टीबी किस प्रकार का रोग है? एक संक्रामक रोग है, लेकिन यह किस बैक्टीरिया के कारण से होता है? बहुत अच्छा प्रश्न। ट्यूबरकुलोसिस या टीबी एक संक्रामक रोग है जो किस बैक्टीरिया के कारण से होता है? ऑप्शन 1 इसमें आपका सही होगा। नाम याद रखेंगे आप क्या? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन से बैक्टीरिया के कारण से होता है टीबी? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण से। 16वां प्रश्न देखते हैं भैया। नवजात शिशुओं को खाली स्थान की रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न। नवजात शिशुओं को किसकी रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है? बोलिए फटाफट से। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए या फिर इनकी रोकथाम के लिए नवजात शिशुओं को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है। 17वां प्रश्न देखते हैं। खसरे के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? खसरे के लिए उत्तरदायी कौन है? जीवाणु, विषाणु, शैवाल या फिर कवक? बोलिए खसरे के लिए उत्तरदायी कौन है? तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा कि जो विषाणु है वो खसरे के लिए उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न। सॉरी। न्यूमोनिया सामान्यतः किसके संक्रमण के द्वारा होता है? न्यूमोनिया किसके संक्रमण के द्वारा होता है? तो विषाणु के संक्रमण से भी होता है, जीवाणु के संक्रमण से भी होता है। इसलिए ऑप्शन 3 उपरोक्त दोनों आपका सही हो जाएगा कि विषाणु और जीवाणु दोनों के ही संक्रमण से न्यूमोनिया होता है। अच्छा प्रश्न था। 19वां प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से वो कौन सा रोग है जो मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? वो कौन सा रोग है जो मच्छरों के द्वारा नहीं संचारित होता है? ऑप्शन 1 फाइलेरिया, 2 जापानी इंसेफेलाइटिस, 3 मलेरिया और ऑप्शन 4 काला अजार। तो मच्छरों द्वारा संचारित कौन नहीं होता है? तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा कि जो काला अजार है वो मच्छरों के माध्यम से संचारित नहीं होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप याद जरूर रखें। ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे आपको। चलिए, हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? कौन सा रोग? हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? ऑप्शन 1 यकृत, ऑप्शन 2 फेफड़े, ऑप्शन 3 वृक्क और ऑप्शन 4 हृदय। बहुत अच्छा प्रश्न। हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि जो हेपेटाइटिस रोग है वह मनुष्य के यकृत अंग को क्षतिग्रस्त करता है। किसको करता है? यकृत को क्षतिग्रस्त करता है। ऐसा ही एक प्रश्न ऊपर देख के आए थे कि मलेरिया नामक रोग किसे सर्वाधिक प्रभावित करता है, किस अंग को? तो प्लीहा उसका उत्तर था, याद रखेंगे आप। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, चैनल से जरूर जुड़ें। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन 1 रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन 2 फिनेल ने, ऑप्शन 3 मैकुल ने
और ऑप्शन 4 एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि एडवर्ड जेनर नाम के जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न, ये भी कईयों बार रिपीट हुआ है और इस बार भी आपको एक से ज्यादा शिफ्टों में रिपीट देखने को मिलेगा। तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है एड्स का पूरा नाम? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23वां प्रश्न देखते हैं। आयोडीन की कमी से बालकों में होने वाले रोग हैं। आयोडीन की कमी से बालकों में होने वाले रोग हैं। ऑप्शन 1 स्कर्वी, 2 अर्धठोस आहार, 3 पैलाया और ऑप्शन पेलाग्रा और ऑप्शन 4 वेरी वेरी। आयोडीन की कमी से बालकों में होने वाले रोग हैं भैया, ऑप्शन 2 आपका सही होगा, अर्धठोस आहार। बहुत अच्छा प्रश्न। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। पोलियो का वायरस, किसका वायरस? पोलियो का वायरस बच्चे के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? पोलियो का वायरस बच्चे के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिवहन तंत्र। बोलिए, पोलियो का वायरस बच्चे के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि तंत्रिका तंत्र को। पोलियो का वायरस बच्चे के तंत्रिका तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है। चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टिटनेस रोग का कारण है। टिटनेस रोग का कारण क्या है? ऑप्शन 1 डिप्थीरिया वेसिलाई, ऑप्शन 2 विब्रियो कालेरी, ऑप्शन 3 क्लास्ट्रीडियम टेटनी और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। टिटनेस रोग का कारण है, यहाँ आपको टेटनी दिख गया, इसी से आप समझ जाएं। टिटनेस रोग का कारण है क्लास्ट्रीडियम टेटनी। बहुत अच्छा प्रश्न। टिटनेस रोग का कारण क्या है? तो टिटनेस रोग का कारण है क्लास्ट्रीडियम टेटनी। चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं। पीलिया मनुष्य के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया मनुष्य के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन 1 यकृत को, ऑप्शन 2 गुर्दे को, ऑप्शन 3 हृदय को, ऑप्शन 4 मस्तिष्क को। बोलिए, पीलिया मनुष्य के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि यकृत को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। पीलिया मनुष्य के शरीर के यकृत नामक अंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। चलिए अगला प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन 1 1963 में, ऑप्शन 2 1958 में, ऑप्शन 3 1962 में या फिर 1955 में। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा, 1955 में। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1955 में प्रारंभ किया गया था। अच्छा प्रश्न था। आगे देखते हैं। मेरास्मस से पीड़ित बच्चे, मेरास्मस से पीड़ित बच्चे इनमें से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई देता है? मेरास्मस से पीड़ित बच्चे में कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई देता है? ऑप्शन 1 सामान्य से कम तापमान, निर्जलीकरण, पानी जैसे दस्त या फिर उपर्युक्त सभी। मेरास्मस से पीड़ित बच्चे में कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई देता है? तो भैया सामान्य से कम तापमान हो जाता है, निर्जलीकरण भी होता है, पानी जैसे दस्त लगते हैं। इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी, कि मेरास्मस से पीड़ित बच्चे में इनमें से सभी लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए 29वां प्रश्न है। शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को क्या कहते हैं? शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को क्या कहते हैं? सरल प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा,
रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे इम्यूनिटी पावर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, मीजल्स का टीका कब लगता है बालक को या बच्चे को मीजल्स का टीका कब लगाया जाता है? ऑप्शन 1 5 माह में, 3 माह में, 9 माह में या फिर 4 माह में। मीजल्स का टीका बालक को कब लगता है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि 9 माह की आयु में। जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तब उस बच्चे को मीजल्स का टीका लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न, किस बीमारी का टीका नहीं बना है अभी तक? किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है? एड्स का, टिटनेस का, डिप्थीरिया का या फिर काली खांसी का? तो अभी तक किस बीमारी का टीका नहीं बना है? आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि एड्स नामक जो बीमारी है उसका टीका अब तक नहीं बना है। बहुत अच्छा प्रश्न। 32वां प्रश्न देखते हैं। ट्यूबरक्यूलिन किस रोग में प्रभावकारी है? ट्यूबरक्यूलिन किस रोग में प्रभावकारी है? ऑप्शन 1 कुष्ठ रोग में, ऑप्शन 2 डेंगू में, ऑप्शन 3 तपेदिक में या ऑप्शन 4 पोलियो में। ट्यूबरक्यूलिन किस रोग में प्रभावकारी है? तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा कि तपेदिक रोग में ट्यूबरक्यूलिन प्रभावकारी होता है। चलिए 33वां प्रश्न देखते हैं कि टीबी की प्राथमिक रोकथाम की जा सकती है। टीबी की प्राथमिक रोकथाम कैसे की जा सकती है? ऑप्शन 1 वीसीजी वैक्सीन, एमडीटी, ऑप्शन 3 डॉट्स या 4 इनमें से कोई नहीं। टीबी की प्राथमिक रोकथाम कैसे की जा सकती है? तो बीसीजी वैक्सीन को लेकर के या बीसीजी वैक्सीन के थ्रू टीबी की प्राथमिक रोकथाम की जा सकती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न है कि पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न। पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाएगा, पोलियो माइलेटिस। पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो पोलियो माइलेटिस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न है, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? टाइफाइड में शरीर का सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन 1 फेफड़े, ऑप्शन 2 हृदय, 3 यकृत या फिर 4 आंतें। तो टाइफाइड में सबसे ज्यादा जो अंग प्रभावित होता है वो आंतें होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए किया जाता है? बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कैंसर से बचाव के लिए, हैजा से बचाव के लिए, पोलियो से बचाव के लिए या क्षय रोग तपेदिक से बचाव के लिए? बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि क्षय रोग या तपेदिक से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब 37वां प्रश्न है कि शरीर का तापक्रम बढ़ने पर चयापचय की दर, कि यदि शरीर का तापमान बढ़ता है तो चयापचय की दर क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर कभी बढ़ती है, कभी घटती है और कभी बढ़ती है? तो भैया जब शरीर का तापमान बढ़ेगा तो चयापचय की दर भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है अब फिर से, पल्स पोलियो अभियान। पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो आप याद रखेंगे दिसंबर 1995। ऑप्शन 4 आपका सही होगा। पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो भैया दिसंबर 1995 में पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 39वां प्रश्न कि गर्भावस्था से पहले एवं उसके दौरान आयोडीन की कमी से होने से नवजात शिशुओं में हो सकता है कि गर्भावस्था के पहले या बाद में आयोडीन की यदि कमी होती है तो नवजात बच्चे में क्या हो सकता है। ऑप्शन 1 क्रेटीनता या वामनता, ऑप्शन 2 रक्ताल्पता एनीमिया, ऑप्शन 3 संक्रमण या ऑप्शन 4 एडीमा। बोलिए क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, क्रेटीनता या वामनता। गर्भावस्था से पहले एवं उसके दौरान आयोडीन की कमी यदि होती है नवजात शिशु में तो उसको क्रेटीनता या वामनता हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एड्स क्या है। एड्स एक किस प्रकार का रोग है। स्थानिक है, महामारी है, सर्वव्यापी है या छिटपुट है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि एड्स तो भैया एक महामारी है, सॉरी सर्वव्यापी है, महामारी नहीं होगा, माफ करें। तीसरा ऑप्शन सही होगा, सर्वव्यापी इसका उत्तर सही माना गया है। आगे बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। मीरास से पीड़ित बच्चे में इनमें से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई देता है। मीरास से पीड़ित बच्चे में कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई देता है। ऑप्शन 1 अम्लीय मल के साथ पानी जैसे दस्त, ऑप्शन 2 सामान्य से कम तापमान, ऑप्शन 3 उदर की पतली दीवार से क्रमाकुंचन दिखाई पड़ना, या फिर ऑप्शन 4 सामान्यीकृत एडिमा। तो मीरास से पीड़ित बच्चे में कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, सामान्यीकृत एडिमा। आगे बढ़ते हैं 42वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग युग्म विषाणुओं द्वारा होता है। युग्म विषाणुओं द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन 1 रेबीज एवं कर्णमूल शोथ या गलसुआ, ऑप्शन 2 टाइफाइड और टेटनस, 3 हैजा और ट्यूबरकुलोसिस, और ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा रोग युग्म विषाणुओं द्वारा होता है, बोलिए फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि रेबीज एवं कर्णमूल शोथ या गलसुआ। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। 43वां प्रश्न टाइफाइड उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 साल्मोनेला टाइफी, 2 बोटुलिज्म, 3 शैवाल या 4 कवक। तो टाइफाइड से टाइफी याद रखें। तो जहां भी आपको साल्मोनेला टाइफी दिखाई देगा आप टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा कि टाइफाइड उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा, तो साल्मोनेला टाइफी। आगे बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। खेसारी दाल में उपस्थित खाली स्थान नामक जीव विष कलाय खंज लेथीरी रुग्णता रोग उत्पन्न करता है। तो कौन सा जीव विष कलाय खंज या फिर लेथीरी रुग्णता नामक रोग उत्पन्न करता है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, सीधा उत्तर देख लें। ऑप्शन 2 बीटा ऑक्जेली अमीनो एलानिन। कौन सा, बीटा ऑक्जेली अमीनो एलानिन। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 45वां प्रश्न क्या है कि कर्णमूल शोथ या गलसुआ खाली स्थान का संक्रमण है। कर्णमूल शोथ या गलसुआ किसका संक्रमण है। ऑप्शन 1 कर्णपूर्व ग्रंथि का, अवचिबुकीय ग्रंथि का, अधोजिह्वा ग्रंथि का या अधोजंभ ग्रंथि का। बहुत अच्छा प्रश्न है। कर्णमूल शोथ या गलसुआ मम्स किसका संक्रमण है। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि कर्णमूल शोथ या गलसुआ कर्णपूर्व पैरोटिड ग्रंथि का संक्रमण है। 46वां प्रश्न है कि न्यूमोनिया की जटिलताएं खाली स्थान का कारण बन सकती हैं या खाली स्थान छूट गया है। न्यूमोनिया की जटिलताएं किसका कारण बन सकती हैं। तो देखिए हृदय गति में भी वृद्धि का कारण बन सकती हैं और सांस लेने में कठिनाई भी पैदा कर सकती हैं। इसलिए उपरोक्त दोनों सही होगा। तो इनमें से कोई नहीं का सवाल खड़ा ही नहीं होता। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा
कि यदि न्यूमोनिया की जटिलताएं होती हैं, न्यूमोनिया आपको हो गया है, तो आपके हृदय गति में वृद्धि की समस्या भी आ सकती है और सांस लेने में भी कठिनाई आपको हो सकती है। 47वां प्रश्न, ट्यूबरकुलोसिस के उपचार का लक्ष्य क्या है? तो भैया उच्च रोग मुक्ति दर सुनिश्चित करना बिल्कुल सही है। पुनरावृत्ति न्यूनतम करना ये भी सही। औषधि प्रतिरोध की उत्पत्ति रोकना सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा कि ये जितने भी कारण बताए गए हैं वो सभी ट्यूबरकुलोसिस के उपचार के लक्ष्य हैं। संचरणशील रोग पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन एक संचरणशील रोग है? मधुमेह, डिप्थीरिया, क्वासरकोर या फिर मेरास्मस? तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा कि डिप्थीरिया। कि संचरणशील रोग कौन सा? तो डिप्थीरिया है भैया। मलेरिया के आम लक्षण क्या हैं? तो देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है मलेरिया से संबंधित। ऑप्शन 1, तीव्र कपकपी और तेज बुखार होना, अत्यधिक पसीना आना और सिर दर्द होना, उबकाई, उल्टियां और रक्ताल्पता, या फिर उपर्युक्त सभी। तो भैया जब मलेरिया होता है तो तीव्र कंपकपी होती है, तेज बुखार होता है, अत्यधिक पसीना आता है, सिर दर्द भी होता है, उबकाई आती है, उल्टियां आती हैं और रक्ताल्पता हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि ये जितने भी कारण आपने बताए हैं उपर्युक्त सभी मलेरिया के लक्षण हैं। चलिए देखते हैं हाइपो एल्बुमिनिया, हाइपोकैलीमिया और फैटी लिवर अधिकांशतः पीड़ित रोगों में देखने को मिलते हैं। हाइपोएल्बुमिनिया, कैलीमिया और फैटी लिवर अधिकांशतः कौन से रोग से पीड़ित, यहाँ पर ये रोग से यहाँ आना था, कौन से रोग से पीड़ित लोगों में देखने को मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो व्यक्ति क्वासरकोर रोग से पीड़ित होते हैं उनमें यह सभी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से अभी आपके सामने महिला पर्यवेक्षक परीक्षा की दृष्टि से और भी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें रोगों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के दृष्टिकोण से 50 प्रश्नों की सीरीज को आपके सामने रखा है। यदि आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छा सपोर्ट करते हैं, तो और कल प्रश्नों को 3 बजे दोपहर में आपके सामने खड़ा कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।